हेलो बच्चा, क्या हाल चाल? सब तबीयत पानी बढ़िया? डू एसी हैव रिलेशन विथ ईएमआई? बिल्कुल है बच्चा, लेकिन थ्योरी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ बेटा, नाश्ता कर लिया? बिल्कुल, नाश्ता कर लिया। तैयार। ये अजय भूत का फोटो भेजा है एक। ऋतुराज पाटिल, आई एम कोरोना पॉजिटिव। क्या हो गया भाई? कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। अब ये कोरोना से कोई नहीं बचेगा, है ना? जिससे बचपन में तुम लोग पढ़े थे ना बेटा कि हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा में नाइट्रोजन होता है। अब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा हवा में कोरोना भी होता है। समझ गया बच्चा? अब यही पढ़ाया जाएगा आगे से कि हवा में कोरोना कितना परसेंटेज है, यही होने वाला है। अब कोरोना में कोई खास बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं ज्यादा। अब इससे कोई बचने वाला नहीं है। चलो पढ़ाई करें बच्चा। तो देखो, जहां तक बेटा कल पढ़ चुके थे वहां से आगे बढ़े हम लोग। बेटा एसी में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अभी, मिक्स्ड एसी सर्किट वाले। हाँ शुभम पढ़ा दिया, वो सेंटर ऑफ मास का लास्ट चैप्टर था वो। चलो देखो क्वेश्चन, देखो बच्चा, बातें कम काम ज्यादा। देखो बच्चा, सवाल ये है कि एक इंडक्टर बेटा और एक कैपेसिटर, ठीक है, इसमें हमारा एक एसी का सोर्स, ठीक है बेटा, इसमें हमारा ये तुमको दिया है 100 वोल्ट और ये दिया बेटा 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब चलो देखो, ये मेरी आवाज वापस क्यों आ रही है? कॉम्प्लेक्स देख लिया ना? बताएंगे कॉम्प्लेक्स वाला ही बताएंगे, कॉम्प्लेक्स वाला ही बताएंगे, थोड़ा ही वेट करो। एल हो गया बेटा 1/2 पाई, एल हो गया 1/2 पाई हेनरी, ठीक है बच्चा। और कैपेसिटेंस, एक मिनट, 100 पाई सी ओमेगा 1/ओमेगा सी बराबर 30 सी बराबर 1/300 पाई, ठीक। देखो बेटा, सी हो गया हमारा, कैपेसिटेंस हो गया 1/300 पाई, ठीक है बच्चा। बार बार लिख रहा है वीडियो वीडियो ब्लड, वीडियो ब्लड। हाँ हल्का सा ब्लड है, पढ़ने के लायक है, हल्का सा ब्लड है, वीडियो पढ़ने के लायक है बच्चा। चलो देखो, सवाल कहता है, पहला सवाल, पहला, फाइंड रिएक्टेंस, फाइंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है बच्चा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड इम्पेडेंस। नंबर तीसरा है बेटा, फाइंड आरएमएस करंट, ठीक है बच्चे, निकालो, सॉल्व करो। वीडियो हल्का सा, एकदम हल्का सा ब्लड है, एकदम पढ़ने के लायक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा लिखा क्वेश्चन, देखो सुनो सब लोग, हट रुको। देखा V बराबर आई एक्स में, आई एंड V में फेस तो जीरो है ना, I और V में फेस तो जीरो है ना, तो वाई वी कैन नॉट राइट दिस V इक्वल टू आई एक्स। नहीं बच्चा, आई V इक्वल टू आई एक्स में I और V का फेज हमेशा सेम नहीं होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में सेम होता है ना। बाकी सब में तो आता डिफरेंस ना बेटा, π/2 का आता डिफरेंस ना, तो नहीं करना, हमेशा नहीं करना। इंडक्टेंस है 1/2 पाई, इंडक्टेंस है 1/2 पाई, कैपेसिटेंस है 1/300 पाई। एक मिनट,
रुको रुको, पाई नीचे है बच्चा, एल है 1/2 पाई हेनरी, कैपेसिटेंस है 103 पाई फैराड। ठीक है, चलो करो अब। वीडियो एकदम क्लियर है? हाँ बच्चा, ये इमेजिनरी रेजिस्टेंस है, ये रियल रेजिस्टेंस नहीं है। असासिन, असासिन टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना ईएमआई का भी काम चल जाएगा इसमें। आगे बढ़ो, सॉल्व करो, रुको नहीं। देखो बच्चा, पहला सवाल, तो देखो बेटा, ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। ठीक है बच्चा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ हो गया बेटा 100 पाई, बोलो 2 पाई एफ हो गया बेटा 100 पाई। ठीक है, अब जो देखो बच्चा, एक्स एल इक्वल टू होगा बेटा 1/ओमेगा एल, बोलो बच्चा, एक्सएल हमारा होगा ओमेगा एल। कुछ साउंड आ रहा है, कहाँ साउंड आ रहा है? कोई साउंड तो नहीं आ रहा है बच्चा? एक मिनट रुको, अभी ठीक है? ओके, वीडियो का फोकस टर्न कर रहा है क्या? चलो देखो बच्चा, तो ये हमारा आ गया बेटा ओमेगा, तो एक्सएल हो जाएगा बेटा ओमेगा एल, तो ओमेगा एल हो जाएगा 100 पाई इंटू 1/2 पाई, ये हो गया बेटा 50 ओम, है ना। अब देख बच्चा, एक्सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी इक्वल टू 1/100 पाई इंटू 1/300 पाई इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है बच्चा, अब देखो नंबर टू में कहा गया बेटा फाइंड इम्पेडेंस। देखो बच्चा, इम्पेडेंस निकालने के लिए क्या कहेंगे बेटा, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या बोलोगे, इसके लिए अगर ये करंट है बेटा, अब अगर ये हमारा करंट है बच्चा, तो क्या बोलोगे,
ऐसे हमारा हो गया बेटा वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, और यू हो जाएगा वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। बेटा इसको छोटा क्यों बनाया मैंने, इसको छोटा क्यों बनाया मैंने, बोलो। इसलिए बेटा इसको छोटा बनाया इसलिए क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू 3 है और वो 50 है बेटा, है ना। तो देखो बच्चा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, बोलो बेटा, है ना। और यही VL माइनस VC जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा V0। यही हमारा VL माइनस VC हो जाएगा बेटा V0, है ना। बात समझा बेटा, यही VL माइनस VC हमारा हो जाएगा V0, ठीक है। अब देखो बेटा इस केस में VC माइनस VL अगर कर दिया जाए, है ना बेटा। अब इसके बाद देखो, अब हम बोलेंगे बेटा VL माइनस VC इज इक्वल टू V0। अभी क्या हो गया बेटा I0 XL माइनस I0 XC इक्वल टू I0 Z, बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो Z सब में कैंसिल, I0 सब में कैंसिल, तो क्या हो गया बेटा Z बराबर XL माइनस XC। तो XL माइनस XC कितना हो गया बेटा, ये हो गया 47 ओम, बोलो बेटा, ये हो गया हमारा 47 ओम। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या कहेगा बेटा, V0 इक्वल टू I0 Z। इसका मतलब बेटा I0 इक्वल टू V0 बाई Z। ये हो जाएगा कितना बेटा हमारा, ये हो जाएगा 100 बाई 47 एम्पियर। समझ गया बच्चा, ठीक है ना। नोट कर लो, नोट कर लो। गुड, रोशन बोलो। नेटवर्क गड़बड़ है तुम्हारा। जरूरी जिसे हम नेटवर्क गड़बड़ है बेटा। टेस्ला भाई साहब बोलिए। सर पूछ रहे सर इसमें VL इक्वल्स टू VC हो जाए तो सर, तो क्या हो जाएगा बोलो। सर इसमें इम्पिडेंस V0, जीरो ना बच्चा, इम्पिडेंस जीरो, हाँ सर, ठीक है। इसका मतलब RMS करंट इनफाइनाइट। ओके सर। ओम तिवारी, सर इसमें IRMS पूछा है तो I0 बाई √2 होगा ना सर। हाँ ये क्या V0 है बच्चा, हाँ नहीं ये RMS है बच्चा, सर V पीक नहीं है। नहीं ओके सर। पीक लिखा रहेगा हमेशा अलग से। अंकित बोलो। सर मुझे ये पूछना था, ये रेजोनेंस की वेबसाइट पे जो रैंक प्रेडिक्टर दिखाता है सर वो सही है? बेटा अंदाजा लगाया गया, अंदाजा ही होता है, सही कैसे हो सकता है बताओ। सर मतलब उसने कल दिखा रहा था कि 100 मार्क्स पे 5500 रैंक दिखा रही थी। वो अंदाजा है ना बच्चा एक, वो तो एक अंदाजा है, किसी का सही भी हो सकता है, किसी का गलत भी हो सकता है ना। वो तो एक सॉफ्टवेयर है बच्चा। चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। रुको एक मिनट रुको, पहले देखो बेटा यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम आई इस्तेमाल करते हो ना बेटा, आयोटा,
तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आई इस्तेमाल करते हो ना, ठीक है, लेकिन बेटा हम लोग तो यहाँ आई करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी को मैं आई लिख लूंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा, है ना। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आई इज रिप्लेस्ड बाय जे। समझा बेटा, हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आई को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। कितना बोल दिया बेटा, हम इसको रिप्लेस करके बोल दिए बेटा जे, है ना। तुम जिसको आई बोल रहे थे उसको हम जे बोल रहे हैं। तो जे हमारा कितना हो गया बेटा, जे हमारा होगा स्क्वायर रूट -1। जे हमारा कितना, स्क्वायर रूट -1, जे स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है बच्चा, इसको हम जे बोल रहे हैं, ठीक। तो अब देखो बेटा, अगर कहते हो तुम a प्लस बी जे, है ना बेटा, तो a प्लस जी पे कैसे बनता है बताओ डायग्राम। ऐसे बनता है बेटा a और ऐसे बनता है b। बोलो बेटा, ये होता है रियल पार्ट, है ना बच्चा, और ये होता है इमेजनरी पार्ट, है ना बेटा। इधर बनाते हैं हम लोग रियल पार्ट और इसे बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, है ना बेटा। और इसे कौन सा डायग्राम बोलते हैं बोलो, इसको क्या डायग्राम बोलते हैं बेटा, बोलो बोलो। आर्गन प्लेन डायग्राम, आर्गन डायग्राम बोलते हैं बेटा, या फेजर डायग्राम ही बोलते हैं, वैसे आर्गन प्लेन बोलते हैं इसको। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उससे, हमें बस ध्यान देना यही है बेटा, एक्स में दिखाएंगे रियल और वाई में दिखाएंगे इमेजनरी। तो बोलो बच्चा ए माइनस बीजे क्या होगा, बोलो बच्चा ए माइनस बीजे कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनेगा बेटा ए और ऐसे बनेगा बी, है ना। देखो अभी अभी बच्चा लिखा है, बार बार लिख रहा है बच्चे, नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया है ना। यही बात कल भी बोल रहे थे और यही बात आज ही बोल रहे हो। तो जो बच्चा कल भी ये बोल रहा था और जो बच्चा आज भी ये बोल रहा है ना, ठीक, मतलब उस बच्चे में अपनी कोई भी क्षमता नहीं है, कुछ भी करने की उसमें क्षमता नहीं है, या कुछ करना नहीं चाहता, है ना, ठीक है। और वो कुछ नहीं करना चाहता तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है बच्चा, है ना। तो भैया जो नहीं पढ़े हो अब कुछ नहीं हो सकता, कोई पार्टिसिपेट नहीं करो, है ना। पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात, और जो कल भी ये बोल रहे थे आज भी ये बोल रहे हैं वो अब साइलेंट हो जाओ बच्चा, समझदारी उसी में है। चलो देखो बच्चा, तो ये हमारा a प्लस बीजे और ये हमारा a माइनस बीजे, ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें अगर कभी आए 1 प्लस a प्लस बीजे, है ना बच्चा, एक देखो कैलकुलेशन, तो a प्लस बीजे को हम लोग बोल सकते हैं बेटा 1 बाई a प्लस बीजे इंटू a माइनस बीजे बाई a माइनस बीजे। बोलो बेटा फैक्टराइज करना बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम बोलेंगे बेटा तो ये हो जाता है a माइनस बीजे डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब प्लस को ऊपर कैसे माइनस में लाएंगे ये देखना होगा बेटा हमेशा, ठीक है ना। बस इतनी मैथमेटिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब समझो, जब भी तुम अब वोल्टेज लिखोगे बेटा तो वोल्टेज कैसे लिखोगे, कहोगे रियल पार्ट क्या हो गया, बोलो बेटा, रियल पार्ट हो गया रेजिस्टेंस, है ना। तो अब इसको तुम अगर एसी में इस्तेमाल करोगे, इसी चीज को बेटा अगर तुम एसी में इस्तेमाल करोगे तो कैसे करोगे, देखो तुम कहोगे बेटा इन एसी, अगर इसको हम एसी में इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा, तो हम कहेंगे एसी में ए का मतलब क्या होता है, सॉरी प्लस होगा ये, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है। देखो बच्चा, तो ये हमारा ए का मतलब होगा, तो कहना ए का मतलब होगा बेटा रेजिस्टेंस, समझ गया। एसी में ए का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, रेजिस्टेंस, और बी का मतलब क्या होगा बेटा, रिएक्टेंस। ए का मतलब बेटा रेजिस्टेंस और बी का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंस, ठीक है बेटा। तो ए प्लस आई बी या ए माइनस ए बी ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा इम्पेडेंस। बात समझे, तुम्हारी मैथमेटिक्स में ये था बेटा रियल और ये कॉम्प्लेक्स, है ना, ये रियल और ये इमेजनरी, ये रियल ये इमेजनरी और पूरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चा, है ना। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए रेजिस्टेंस बी रिएक्टेंस और आई की जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जे। तो आई ए प्लस माइनस जे भी हमारा क्या हो गया बेटा, इम्पेडेंस, ठीक है।
तो अब वोल्टेज से इंपेडेंस डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा? करंट। वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? करंट, है ना बच्चा। अब जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे बेटा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, जैसे मान लो ऐसे हमारा ए और ऐसे हमारा बी, है ना बेटा, तो इसका अगर तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा? जेड का मैग्नीट्यूड, इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, और ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा फेज। सही क्या हो जाएगा? फेज। आई बात समझ में? ठीक है। अब दिमाग में बात बैठी कि हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे यूजफुल है, ये बात समझ में आया? बोलो बच्चा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर और फेजर डायग्राम दोनों से करोगे, दोनों से ही करोगे, है ना। चलो नोट करो। अजय बोल बच्चा। सर गलती से हो गया था, अभी कर देता हूं। ओके बस, कोई बात नहीं। गौरव। हेलो सर, मुझे हाँ, बोलो। लास्ट क्लास की एक बात कंफर्म करनी थी कि सर मतलब जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की जो रिएक्टेंस में जो कन्वर्ट होके वैल्यू आ रही है, तो सर वो रेजिस्टेंस के बराबर ला रहे हैं ना सर हम? रेजिस्टेंस के बराबर नहीं ला रहे बेटा, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट ला रहे हैं। बराबर और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो तुमने मुझे 100 रुपए उधार दिए, है ना, और मैं तुम्हें 100 रुपए वापस किए, ये बराबर हुआ। समझे बात को? ठीक है। लेकिन अगर मैं 100 रुपए तुम मुझसे मांगे लेकिन मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मैं बोलूंगा देखो ये इंक जो है ये 50 रुपए का एक डब्बा है और ये 50 रुपए का एक डब्बा है, ठीक है, तो ऐसा करो 100 रुपए के बदले में तुम ये मुझसे ले जाओ। ये क्या हुआ? इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर है कि इक्वल मतलब मैंने तुमको 100 रुपए वापस किए, वो तुम 100 रुपए किसी और को दे करके 100 रुपए ले सकते हो वापस, बोलो। लेकिन तुमने मुझे 100 रुपए के बदले में अगर 2 इंक के डब्बे दिए, है ना, ठीक है, तो तुम चाय की दुकान में 2 इंक के डब्बे देके चाय पी सकते हो क्या? और समझ में आया दोनों में अंतर? यस सर। हाँ। थैंक यू सर। रोशन बोलो। सर ये दोनों मतलब फेजर डायग्राम और ये जो है उसमें मतलब यही मूला से करेंगे, मतलब वी नोट और वो सब वोल्टेज को और इसमें हाँ, अब सही बोल। अब तेरी आवाज ठीक आना शुरू हुई, अब बोलो फिर से वापस। हाँ सर, क्या है कि मतलब फेजर डायग्राम और ये कम्प्लेक्स नंबर में अंतर बेसिकली यही ना है सर कि वोल्टेज जो है डायरेक्ट फेजर डायग्राम में वोल्टेज को वेक्टरली ऐड करते थे और इसमें रेजिस्टेंस नहीं को है ऐड करेंगे। बच्चा, 2 मेथड है, समझा। फेजर डायग्राम बता दिखा रहा है वेक्टर जैसा, यस ठीक, सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 अलग चीजें हैं। यस सर। देखो बेटा, असल में तो ना तो फेजर डायग्राम सही है चीज और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर सही है। वाकई में चीज तो ट्रिग्नोमेट्री है। यस सर। असल में तो कहानी ट्रिग्नोमेट्री थी ना, यहाँ तो साइन कॉस फंक्शन की बात हो रही थी, बोलो। यस सर। ऐसी चैप्टर शुरू हुआ साइन और कॉस फंक्शन से, यस है सर। ना। लेकिन जब तुमको मैंने पावर निकाला तो पावर निकाल के तुमको दिखाया मैंने कि देखो ट्रिग्नोमेट्री से पावर निकालेंगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। यस सर। फिर तुमको मैंने वही पावर तुमको निकाल के दिखाया मैंने फेजर डायग्राम से, और फिर मैंने Yes, कहा sir. देखो फेजर डायग्राम से कैलकुलेशन करोगे तो कितना फास्ट हो जाएगा। यस सर। The phasor diagram and complex number, these all are simple basic method of fast calculation, और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इरेज करूं? करण करण देखो बच्चा, ये प्लस प्लस ही आ गया ना बच्चा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो j स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलो देख बच्चा सवाल देखो बच्चा क्या है। सवाल ये है बच्चा कि एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है बेटा 80 ओम का, ये बेटा 80 ओम का, ठीक है, और यहां एक लगा है बेटा कैपेसिटर, ये लगा है बेटा कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर तुम्हारा है
1/6000 पाई फैराड, 1/6000 फैराड। ठीक है बच्चा, 1/6000 फैराड पाई फैराड। ठीक, इसके नीचे एक एसी का सोर्स लगा है बेटा। ये एसी का सोर्स हमारा है 20 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बच्चा, तो सवाल कहता है फाइंड इम्पेडेंस आरएमएस करंट एंड पावर। ठीक है, चलो बनाओ, दोनों मेथड से बनाओ, फेजर डायग्राम से भी और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी। चलो करो। पहले फेजर डायग्राम से करो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से करो। पहले फेजर डायग्राम से करो। दीपक बोलो। सर ये इम्पीडेंस का ऐसा है सर, ये मेरा नेटवर्क चला गया था सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जैसा। सर मतलब जे कैसे लाया इसमें? हाँ, इसमें ए प्लस माइनस जे कैसे आ गया सर? फिर समझ, मैंने तुमसे 50 रुपए का उधार लिया पहली बार, सुना ध्यान से। यस सर। मैंने तुमसे 50 रुपए का उधार लिया मान लो, यस ठीक है, और 2 महीने बाद फिर से 50 रुपए का उधार लिया, तो मुझे अभी कितने पैसे वापस करने हैं तुम्हें? 100 रुपए। 100 रुपए। तुम मुझसे आज पैसे मांगे वापस आ गए कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, देख भाई मेरे पास 100 रुपए तो नहीं है, ठीक है, मेरे पास 50 रुपए हैं। ठीक है, तो 50 रुपए तू 50 रुपए ले जा और 50 रुपए के इक्विवेलेंट ये इंक का डब्बा ले जा। ठीक है बच्चा, सुन रहे हो, है ना? तो यस मैंने सर। तुमको जो वापस किया उसमें रियल भी है और इमेजनरी भी है। रियल क्या है? 50 रुपया। यस सर। लेकिन ये इंक का डब्बा 50 रुपए तुम्हारी मेरी समझ के हिसाब से है ना? यस सर। क्या दुनिया इसी को मानेगी 50 रुपए? यस सर। बोलो। ये नो इंक का डब्बा मैंने और तुम्हारा, हम दोनों के बीच में समझ बनी कि चलो इंक का डब्बा 50 रुपए का लगभग का है, तुम ले लो इसके बदले में। ठीक है, तो यस क्या सर। सारी दुनिया इस बात को मानेगी कि 50 रुपए का है? नो सर। नहीं मानेगी ना। देखिए क्या है, हमारे तुम्हारे लिए इमेजनरी नंबर है, ये हमारी तुम्हारी समझ की बात है ना बेटा? यस सर। ये आपस की समझ की बात है ना ये? यस लेकिन सर। पहला 50 रुपए क्या था? सारी दुनिया के लिए सेम। यस सर। पहला 50 रुपया रियल 50 रुपया है, लेकिन ये 50 रुपया इमेजनरी 50 रुपया है। यस सर। तो 50 रुपया हुआ क्या? रेजिस्टेंस। इंक डब्बा हो गया रिएक्टेंस, और रुपया प्लस इंक ये हो गया क्या? इम्पेडेंस। ओके सर। आगे दिमाग में बढ़ गई बात? यस सर। चलो बेटा करो करो, सवाल को करो। पहले इसको फेजर डायग्राम से करो, फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से करो, और देखो दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे आंसर बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू फाइंड आंसर्स इन 2 डिफरेंट मेथड एंड यू मस्ट गेट द सेम आंसर। अगर सेम आंसर आता है तो सही हो तुम, अलग आता है तो चेक करो। सुमित जरूरत नहीं है बेटा, सॉल्व कर दूं आगे कर, मुझे बताना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सवाल का आंसर। बढ़े जाओ बढ़े जाओ। राजा पूछ रहा है मुझे 50 रुपया का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा मिलेगा, ऑफलाइन में आओ मिलेगा इंटरेस्ट।
बढ़े जाओ, रुको नहीं। मुझे आंसर बता करके अपने आप को रोको नहीं, बढ़ते जाओ। अगर सेम आ गया है तो लिख देना, सेम लिख के छोड़ दो। गुड आकांक्षा, आगे बढ़ो। सिद्धिका, सोनू, ओम तिवारी, आकांक्षा, नमन, आयुष, अदिति, सिद्धिका, अस्तित्व, इन सबका आया आंसर। ऋतुराज, सोनाली, अंशुल, अदिति, वैभव, कमना शंकर, अभिमान, रुद्र, श्रेया, राम, तीस्ता, अर्जित, ओम। चलो मैं करता हूं बच्चा, देखो अब चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा। पहले मैं करूंगा बेटा इसको फेजर डायग्राम के मेथड से, है ना। तो बोलो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना बेटा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किसको रेफरेंस माना जाए? रेफरेंस कौन? सुमित अवस्थी का भी आ गया भाई, बोलो बोलो। रेफरेंस करंट, बिल्कुल सही बात। तो रेफरेंस हो गया बेटा मेरा करंट, ठीक है। अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज में आएगा, है ना। कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज ये आएगा, और यहां इसका फेज डिफरेंस होगा साई, ठीक है बच्चा। अब देखो, मैंने कहा रेजिस्टेंस तो मुझे दिया है बेटा, एक्सी मैंने निकाल लिया, तो 1/ω/c आ गया बेटा मेरा 60 ओम, ठीक है। अब मैंने कहा इस डायग्राम में V0 स्क्वायर इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, इसका मतलब Z स्क्वायर इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका मतलब Z मेरा आ गया बेटा 100 ओम। तो पहला पार्ट हो गया। अब RMS करंट की बारी। तो RMS करंट के लिए मैंने कहा बेटा IRMS बराबर VRMS बाई Z। तो VRMS हमारा है बेटा 20/100, ये हो गया बेटा 0.2 एम्पियर। सेकेंड पार्ट भी हो गया मेरा। अब देखो बेटा, अब मैं करूंगा इसको किससे? अब मैं करूंगा बच्चा इसको पावर निकालूंगा। तो पावर निकालने के लिए पहले मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा। तो देखो बच्चा, cos फाई इक्वल टू, देखो तो cos फाई इक्वल टू बोल सकते हैं VR बाई V, इसका मतलब बेटा R/Z। बोलो बच्चा, R/Z, याद कर लो इसको, याद कर लो। cos पावर फैक्टर इक्वल टू R/Z, कितना बेटा? तो R/Z हो गया मेरा 4/5, है ना बेटा। इसका मतलब पावर कितना हो गया? VRMS IRMS cos साई, है ना बच्चा। तो VRMS हो गया 20 इंटू 0.2, ये हो गया बेटा 4 इंटू 4/5 इज 16/5 वाट, ठीक है बच्चा। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? ठीक है। तो देखना, सुनना, सब लोग सुनना बच्चा ध्यान से। जब मैंने ये किया है ना बेटा, तो मेरे दिमाग में क्या आया? देखो, मेरे दिमाग में बात आई कि क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकते? बोलो तो बेटा, IRMS इंटू Z, किसको? VR को, और फिर इंटू IRMS और cos फाई इक्वल टू R/Z। बोलो बच्चा, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बेटा? इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? IRMS स्क्वायर इंटू R। बोलो बच्चा, बोल सकते हैं, है ना बेटा। इसका मतलब cos फाई वाई की जरूरत नहीं, हमारे लिए यही फॉर्मूला काफी है। तो आगे से हम लोग क्या बेटा, पावर फैक्टर के झमेले में नहीं पड़ेंगे, सिंपल IR स्क्वायर इंटू R कर देंगे, RMS करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, बस खत्म, ठीक है। तो देखो बच्चा, अब मैं करता हूं बेटा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से, है ना, मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए भी तुमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। क्यों बनाना पड़ेगा? देखो, अभी तुम डायग्राम बनाओगे, ऐसे बोलोगे I, ऐसे बोलोगे VR और ऐसे बोलोगे VC।
जब तुम ऐसा कर लोगे, है ना, अब तुम कहोगे क्या कि देखो बेटा ये हमारा हो गया रियल नंबर कितना 80, रियल नंबर हमारा 80 और इमेजिनरी नंबर है 60, किधर हमारा नीचे एक्सी हमारा ये हो गया बेटा हमारा कितना 60। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा ये होगा जेड। इसका मतलब जेड बराबर स्क्वायर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 100 ओम, है ना बेटा। ठीक है, अब मैं कहेंगे आरएमएस, आरएमएस कितना करंट, तो आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस बाई जेड इक्वल टू कितना बेटा, ये हो जाएगा हमारा वी आरएमएस बाई जेड कितना बच्चा, वी आरएमएस हो गया हमारा 100 बाई 20 बाई 60, ठीक है बच्चा, सॉरी 100, इसका मतलब 0.2 एम्पियर, बोलो बेटा, ठीक है। और पावर कितना बच्चा, पावर कितना, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, 0.2 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना बच्चा, आर हो गया हमारा 80, तो कितना हो गया 0.04, 3.2 वाट, ठीक है बच्चा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चा, दोनों मेथड तो सेम ही है, गुड। अगर तुम्हें लगता है दोनों सेम है तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड लगा रहा हूं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड लगा रहा हूं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। देखो मैंने कहा कि आरएमएस वोल्टेज मेरा कितना बेटा 20 वोल्ट, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज मेरा 20 वोल्ट, इंपेडेंस कितना मेरा, तो इंपेडेंस हमारा कितना है, तो कहेंगे 80, और फिर मन में सोचेंगे, मन में क्या सोचेंगे कि देखो ये जो हमारा था कैपेसिटर वो करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज लैग करता है, जब वोल्टेज लैग करता है इसका मतलब ये होना चाहिए -60J, बोल बच्चा, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगा कि करंट क्या होना चाहिए, तो आरएमएस करंट होना चाहिए 20 बाई जेड, 20 बाई जेड का मतलब 20 बाई 80 माइनस 60J, इसका मतलब 1 बाई 4 माइनस 3J, बोलो बच्चा, बोलो, बात समझा, ठीक है ना। ये ऐसे करूं, इसको आई नॉट कर लेता हूं, है ना बेटा, आई नॉट कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 20√2, ये 20√2 और ये √2, बोलो बच्चा, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चा। अब देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या बच्चा, 4√2 डिवाइड बाई 4 माइनस 3J इंटू 4 प्लस 3J बाई 4 प्लस 3J, बोलो बच्चा, बोल सकते हैं। तो इज इक्वल टू कितना बेटा, अब कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा √2 ऑफ 4 प्लस 3J डिवाइडेड बाई, ये कितना बचा, ये हो जाएगा 5, बोलो बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा, अब ये हो गया √2 इंटू 4, कितना हो गया 4√2 बाई 5, है ना बेटा, इंटू J इंटू प्लस 412 प्लस 3√2 बाई 5J, बोलो बच्चा, होगा, ठीक है बच्चा, सॉरी है 25, सही बोला, ठीक है बेटा, है ना। इसका मतलब जो करंट है वो करंट में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है ना बच्चा। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इफ अगर वोल्टेज हमको पता है बेटा कितना V0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, करंट क्या होना चाहिए, तो कहेंगे I0 साइन ओमेगा टी प्लस साई, क्यों प्लस साई, क्योंकि यहाँ प्लस है ना बेटा, अगर ये माइनस होता ना बेटा तो हम इसको माइनस बोलते हैं, ठीक है बेटा, बात समझा। अगर इसको प्लस करेंगे बेटा, है ना, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है बेटा। तुम इसी में बोल सकते हो कि I0 इक्वल टू कितना, तो कहोगे I का मैग्नीट्यूड, बोलो I0 का मैग्नीट्यूड, कितना I0 का मैग्नीट्यूड, तो I0 का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, तो कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ
4√2/25 का स्क्वायर प्लस 3√2/25 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। और अगर मुझे बोलना होगा tan साई, तो tan साई इक्वल टू y/x। इसका मतलब 3√2/25 डिवाइडेड बाई 4√2/25। आया बेटा समझ में? कहने का मतलब यह हुआ कि तुम करंट को पीक न लेकर के तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आगे बढ़ सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आगे बढ़ा जा सकता है कैलकुलेशन में, है ना। और फेज वेज की बात हम लास्ट में कर सकते हैं। ऋषभ बोलो। हेलो। एक पूछ रहा है आपको लगता है कोई जाएगा इस मेथड पे? उसकी चॉइस बेटा, मैंने तो बता दिया। हेलो। ऋषभ बोलो। हाँ बोलो। इसमें जो पावर आपने निकाला आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, तो इसमें ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि कैपेसिटर जो है वो पावर कंज्यूम करेगा ही नहीं, जो भी पावर कंज्यूम होगा तो रेजिस्टेंस नहीं करता है, पहले से जानते हैं बेटा हम लोग। कैपेसिटर कंज्यूम नहीं करता, इंडक्टर कंज्यूम नहीं करता, है ना। यस सर, तो ऐसे डायरेक्ट भी तो कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अब तक मैंने तुम्हें दिए सारे क्वेश्चन वैसे जो सीरीज वाले थे, है ना बेटा। ठीक है, अब मैं दे रहा हूं तुमको क्वेश्चन एक पैरेलल वाला। ठीक, देखो तो सवाल है, ये रेजिस्टेंस बेटा 30 ओम, और ये हमारा एक इंडक्टर, ये इंडक्टर बेटा इसका एक्सेल तुमको दिया हुआ है 40 ओम। ठीक है, और ये हमारा बेटा एक एसी का सोर्स, ये है 100 वोल्ट। ठीक है बच्चा, सवाल क्या पूछता है? फाइंड पहला इंपेडेंस, दूसरा इंपेडेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का इंपेडेंस, दूसरा निकालना है बेटा आरएमएस करंट थ्रू सेल, तीसरा निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर सोर्स के लिए। चलो करो तो, करो बच्चा, आएगा इंतजार करो। RLC तीनों भी आएगा, विषय भी करवाऊंगा तुमसे मैं, चिंता मत करो। यस रोशन, बिल्कुल सही। बोर्ड में फेजर ही इस्तेमाल करना, बोर्ड में फेजर ही इस्तेमाल करना है। और अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। बिल्कुल नहीं, खुद से करो, नोट करो। अच्छा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन, हाँ सॉरी क्वेश्चन कहता है फर्स्ट पार्ट में इंपेडेंस, सेकंड में कहता है आरएमएस करंट थ्रू सेल, थर्ड कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर सोर्स। फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं। हाँ अजय, बिल्कुल सही बात। यस 19161630, बिल्कुल सही कहा तुमने। मोहक का आंसर आया, मोहक की महक,
अच्छा मोहक, ओके ठीक, मोहक। हाँ बेटा ऋषि का एक्सेल 40 ओम है। हाँ एक्सेल निकालने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा ये भी सिंपल ही है, बिल्कुल सही बात, बस मन से करो कैलकुलेशन। अदिति तुम्हारा गलत है बच्चा, अभिमान गलत तुम्हारा, तुम निकाल दिया आंसर सीरीज में, ये पैरेलल में है, ध्यान से करो। चलो देखो बच्चा मैं करता हूं, सीखो इसको। देखना बेटा, बोलो बेटा यहाँ किसका रेफरेंस लोगे? रेफरेंस क्या होगा? यहाँ रेफरेंस क्या होगा बेटा? यहाँ रेफरेंस बनेगा वोल्टेज, है ना बेटा, ये है ना पैरेलल, ये है ना बेटा पैरेलल, तो रेफरेंस बनेगा बेटा वोल्टेज। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे ऐसे बनेगा बेटा वोल्टेज, ठीक है। अब कहोगे कि रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है, तो रेजिस्टेंस में करंट हमारा होगा बेटा आई आर, है ना। अब देखो कहोगे इंडक्टर में क्या होता है बेटा कि करंट के मुकाबले में वोल्टेज लीड करता है, करंट के मुकाबले में वोल्टेज लीड करता है, इसका मतलब वोल्टेज के मुकाबले में करंट लैग करता है। इसका मतलब ऐसे बनेगा बेटा, बोलो आई एल, बोलो बच्चा, ठीक है। बात समझा बच्चा? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा ये बात, अब मुझे बताओ एक बात कि अब इसकी ऐसे बताना बेटा, इंपेडेंस जो हमारा है, जो इंपेडेंस है बच्चा इस बार मेरा, है ना, वो क्या आएगा? इन दोनों का आएगा रिजल्टेंट, है ना बेटा, इन दोनों का आएगा रिजल्टेंट। तो ऐसे ना आएगा बेटा, बोलो बोलो, आएगा ना? तो कैसे लिखोगे इस बार? लिखोगे आई स्क्वायर, आई नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर, बोलो बच्चा, लिखोगे, है ना बेटा। तो आई नॉट क्या लिखोगे? लिखोगे वी नॉट बाई जेड का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट बाई आर का स्क्वायर, और प्लस क्या लिखोगे? वी नॉट बाई एक्सएल का स्क्वायर, है ना बच्चा, ठीक है। वी नॉट सब में कैंसिल, इसका मतलब बेटा 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्सएल स्क्वायर। इसका मतलब जेड इक्वल टू आर एक्सएल बाई आर प्लस एक्सएल, इसका मतलब 120 बाई 7 ओम। आई बात समझ में? ठीक है बच्चा। तो करंट अब इंपेडेंस हो गया, अब चलो करंट थ्रू सेल, सेल से निकालना है बेटा करंट, तो क्या लिखोगे? आई इक्वल टू आई आर एम एस इक्वल टू बी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस कितना बच्चा? तो 100, वी आर एम एस हो गया बेटा 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा? जेड। जेड कितना बेटा? तो जेड हमारा हो जाएगा 120 बाई 7, इसका मतलब कितना? 0 कट गया, इसका मतलब 70 बाई 12 एम्पियर, बोलो बच्चा, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर निकालना है बेटा फाई, तो फाई क्या लिखोगे? फाई इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन साई, टेन साई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ध्यान देना, आई एल बाई आई
आई आर, है ना बच्चा। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ आर बाई एक्सएल, बोलो बच्चा, tan इनवर्स ऑफ आर बाई एक्सएल। ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा बोलो, साई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर बाई एक्सएल 30/40, है ना बेटा, 3/4। इसका मतलब 37 डिग्री। कौन लैग किया बेटा, कौन लैग किया? ये गलत है क्या? सही तो है बेटा। क्या दिक्कत आ रही भाई इसमें? 1/z² बराबर 1/r² प्लस 1/xl², है ना बेटा। अच्छा सॉरी, r² होगा ना, बाय मिस्टेक। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 1200 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा 50, तो ये आएगा 24 ओम। तो ये हो जाएगा बेटा 24, ये हो जाएगा 24, तो ये भी हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा बेटा 25/6, है ना बेटा। बोलो 25/6 एम्पियर। अब सही है ना ये? ठीक, अब ये ठीक हो गया बेटा, है ना। अब देखना बेटा, अब मैं कर रहा हूं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चा, अब मैं कर रहा हूं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो बच्चा, अरे नहीं रे, IL/IR ना बेटा, IL/IR ना बेटा। IL क्या हो जाएगा, V0/XL, और ये हो जाएगा V0/R, है ना। चलो ध्यान दो बच्चा, देखो अब बताओ इसमें कैसा कॉम्बिनेशन है ना बेटा, पैरेलल, है ना बेटा, पैरेलल। तो अब बताओ, अगर ये पैरेलल है ना बेटा, तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बोलो बेटा, राइट ना। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना बेटा। तो 1/R की जगह पे क्या हो जाएगा बोलो, 1/Z, बोलो बच्चा, होगा 1/Z इक्वल टू 1/R। ठीक है। अब बोलो बेटा, यहाँ पे क्या लिखूं, माइनस या प्लस? एक्सेल वाले में माइनस लिखूं या प्लस लिखूं बेटा, जल्दी बोलो, नीचे है ना ये, नीचे है ना बेटा। तो क्या लिखोगे, -1/XL इंटू J। आया बात समझ में? ठीक है बेटा, बात समझा? इसको ऐसे लिखोगे या फिर और 1/R प्लस 1/XLJ, बोलो बच्चा, सुना बात को? कोई दिक्कत? दोनों सेम है ना बेटा, दोनों सेम है ना, ठीक है। लेकिन बेटा मैं इसको प्रेफर करता हूं, क्यों, वजह है मेरे पास। देखो बच्चा, मैं इसको प्रेफर इसलिए करता हूं बेटा, है ना, ताकि तुमको हर बार फेज डायग्राम बनाना ना पड़े। ठीक है, तुम ये बात याद कर लो। क्या याद कर लो? कि इंडक्टर के साथ हमेशा लिखेंगे J और कैपेसिटर के साथ हमेशा लिखेंगे -J, है बेटा। तुम इसको प्रेफर करते हो, है ना, तो बिना फेज डायग्राम के तुम आगे बढ़ोगे, है ना। हमेशा कैसे याद कर लोगे कि XC के साथ क्या लिखना है, -J, और XL में क्या लिखना है, J। तो फिर तुम्हें फेज डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे बच्चा? ठीक है। तो अब देखो,
अब हमारा ये दोनों चीज सेम ही है, तो देखो बच्चा 1/z इक्वल टू इतना हो गया, तो 1/z स्क्वायर क्या होगा बोलो, 1/r स्क्वायर प्लस 1/xl स्क्वायर, इसका मतलब z इक्वल टू r(xl) बाई एक्सएल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा तुम्हारा फिर से 24 ओम। बोलो बेटा, ठीक है। विशाल को दिक्कत है, हाउ सेम। देखो बच्चा तुम्हें दिक्कत लग रहा है ना, तो जे से ऊपर और जे से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो जे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे जे बच जाएगा, लेकिन जब जे से नीचे मल्टीप्लाई होगा बेटा तो जे स्क्वायर हो जाएगा, और जे स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब तुम्हें निकालना है करंट, कैसे करोगे देखो, तुम कहोगे कि मुझे चाहिए करंट, तो देखो बेटा जेड निकाल लिए, तो फिर तुम ऐसे ही कह सकते हो, फिर तुम ऐसे ही कह सकते हो ना, लेकिन फिर तुमको फेज निकालने के लिए यहां देखना पड़ेगा। अगर तुमने इसको ऐसे निकाल लिया, सुन ले बच्चा अच्छे से, अगर तुमने इसको ऐसे निकाल लिया है ना, तो ये करने के लिए, फेज निकालने के लिए फिर से तुमको फेज दिखना पड़ेगा। बोलो बच्चा, सही बात ना, बोलो, है ना। उस फेज से बचने का तरीका देखो, देखो बच्चा क्या कहेंगे, कहेगा आई बराबर क्या, तो कहना V0/Z, है ना बेटा, V0/Z, V0 कितना है बेटा, 100 ना, तो ये क्या हो गया बच्चा 100√2, ये होगा बेटा 100√2, है ना। और देखो बेटा 1/Z यहां से पुट करो, कितना हुआ, तो कहेंगे 1/R माइनस 1/XLJ, है ना बच्चा, दैट इज इक्वल टू 100√2 ऑफ 1/R कितना है बेटा, वीडियो ब्लर नहीं है बेटा, वीडियो बिल्कुल सही है। 1/R कितना बच्चा बोलो, तो 1/30 माइनस 1/ कितना बेटा 40 इंटू J, ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले से यहां आओ, कितना बोलो I बराबर ये हो गया बेटा 10√2 1/3 माइनस 1/4J, है ना बेटा। इसका मतलब I0 तुमको चाहिए, तो क्या होगा, I0 होगा 10√2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 का स्क्वायर बाई 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 10√2, ऊपर आ गया 5 और नीचे हो गया 12, इसका मतलब 25√2 बाई 6, इसका मतलब IRMS 25/6 एम्पियर। बोलो बच्चा, ठीक है। अब tan साई क्या बोलेंगे बताओ, tan साई इक्वल टू क्या दिख रहा है बेटा, ये माइनस ना, करंट में क्या दिख रहा है, ये माइनस, तो करंट में बेटा अगर ये माइनस दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लैग कर रहा है, तो क्या लिखोगे y/x, तो y कितना बेटा 1/4 बाई 1/3 इज 3/4, समझे बच्चा। से करोगे तो बिना फेज डायग्राम किए भी कर सकते हो, ठीक है। हैंड रेस करो बच्चा, इतना बार बार क्यों लिख रहे हो, अजय हैंड रेस करो। सोनाली बोलो। सर वो कनेक्शन चला गया था सर, वो आपने रेड पेन से एक्सेल को -J और फिर एक्सेल को वो J लिखा है, वो कैसे बताया था। देखो बच्चा, हम लोग जब पढ़े थे, पहली बार पढ़े थे, है ना बेटा, तो क्या पढ़ा था हमने कि इंडक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर बनता है फेज में, यस सर, और कैपेसिटर नीचे बनता है ना, यस सर। बोलो, है ना। तो अगर तुम इसको याद कर लो कि XC के साथ क्या करना है, हमेशा XC के साथ करना है -J और XL के साथ करना है क्या, J, समझी बात को, यस ठीक है। अगर तुमने इसको याद कर लिया तो फिर तुमको ये फेज डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, तुम सीधे क्या बोलेगी 1/R बोलो, ठीक है। यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस 1/XL और नीचे में J कैप, ओके सर। ठीक है। और अगर कैपेसिटर होता तो क्या बोलती
वो नीचे बोलती माइनस एक्स जे कैप, यस सर। है ना। देखो Yes. बेटा ये मेथड भी गलत नहीं है, ये भी सही मेथड है, लेकिन ये मेथड करने के लिए भी तुमको बार बार फेस डायग्राम देखना पड़ेगा यस सर। कि कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर जा रहा है, लेकिन ये तुम याद कर लेती हो तो बिना फेस डायग्राम बनाए भी कर सकती हो, ओके सर। है ना। यस, थैंक यू सर। ओके बच्चा। सिद्धिका बोल। सर आपने 1/z को 1/r प्लस 1/xl जे लिखा, तो उसका स्क्वायर करने पे सर a प्लस b का स्क्वायर से खोलेंगे ना, आपने डायरेक्टली 1/r अरे स्क्वायर बदमाश प्लस कैसी बात करती है, कैसी बात करती है, बस बुड़बक बच्ची, बस बदमाश कहीं का। देख ध्यान से। ये है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, समझी। हाँ सर। अब समझ में आया। ये हो गया z, पूरा को z समझो, इसको a प्लस आई भी समझो। बोल बच्चा। हाँ। अब दिमाग में गया। वो स्क्वायर नहीं करते बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी करते हैं, है ना। हाँ सर। रोशन बोलो। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा था, वही बोलना था पहले था। ओके टेस्ला साहब बोलिए। नहीं बोलना है टेस्ला साहब कुछ। ऋषभ बोलना है, बोलो। सर कौन सा मेथड यूज करेंगे? तुम दोनों मेथड सीखो, बात समझे। अगर तुम्हें सर्किट में दिखे बहुत सारा चीज, यस सर। मतलब 2-4 इंडक्टर भी है, 2-4 कैपेसिटर भी है ना। जब बहुत सारा चीज हो तो क्या करो, कॉम्प्लेक्स नंबर से करो। अगर क्वेश्चन में 1 या 2 डिवाइस है तो फेज डायग्राम से करो। तो मेथड तुम दोनों जानो। ओके सर, थैंक यू सर। अंशुल बोलो। सर आईएल लैग क्यों कर रहा है? वीएल तो हमेशा वी पे मतलब फेज आगे रहता है ना वीएल का, तो आईएल लैग क्यों कर रहा है आईआर से? कहाँ ये लैग कर रहा है, आई में करंट ना बोल रहा है। यस सर। हाँ तो पैरेलल सर्किट है बेटा, ये सीरीज थोड़ी है, वो सीरीज थोड़ी है। सीरीज में लगाना कॉन्सेप्ट बेटा, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टिक करो, है ना। अभी तुम कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चा हम लोग, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो वही था पहले वाला कॉन्सेप्ट कि इंडक्टर कैपेसिटर में, अगर इंडक्टर की बात करेंगे तो वोल्टेज जो है करंट से π/2 लीड करेगा। सुन रहे हैं? अगर इंडक्टर की बात करोगे तो वोल्टेज जो होगा, इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर के करंट से π/2 लीड करेगा, यानी कि वोल्टेज के मुकाबले में करंट π/2 लैग करेगा। ठीक है। यस सर। और कैपेसिटर की बात करते हो बेटा, तो करंट के मुकाबले में वोल्टेज π/2 क्या करेगा, लैग करेगा, और वोल्टेज के मुकाबले में करंट π/2 लीड करेगा। उल्टा समझा? यस सर। जस्ट उल्टा। तो अभी बताओ सर्किट कैसा है, अभी बेटा पैरेलल है। यस सर। पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना बेटा। यस सर। इसका मतलब डिफरेंस क्या बनेगा, डिफरेंस पोटेंशियल। ठीक है। ऐसे आगे बढ़ना है हम लोग को सोच करके, ठीक है। ओके ठीक है। कुशल बोलो। सर जो हमने यहाँ पर आई नोट पीक लिखी किया, हम डायरेक्ट IRMS से करें तो उससे भी आ जाएगा ना इसका आंसर? फिर से बोलना। सर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आई नोट पीक लिखी किया, हाँ उसको आरएमएस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सर। ठीक है। मैंने इसलिए किया कि बेटा, इसलिए किया ताकि तुमको इस बात की आदत बनी रहे कि वो पीक करंट है, ताकि तुमको ध्यान रहे कि जब इक्वेशन लिखेंगे ना, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो I नॉट पीक करंट पुट कर देंगे, आरएमएस पुट नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है। थैंक यू। यस सर। अब चलो सीट निकालो सब लोग। दीपक बोलो। सर ये जो हमने I इक्वल्स टू V नॉट बाई J किया है, इसमें सर ये हो जाएगा ना सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है I नॉट। हाँ कहाँ से, जो सर्किट से, जो सेल से आ रहा है, जो सोर्स से आ रहा है वो वाला है ये, है ना।
तो सर ये आई नॉट फिर से कैसे आ गया है? हाँ सर ये जो हमने निकाला है आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई जे। नहीं नहीं आई नहीं, वाई नॉट है। जब यहाँ मैंने वी नॉट लिखा है ना तो आई नॉट ही है, छूट गया मुझसे। ठीक है, यस सर। अगर आरएमएस लिखेंगे तो आरएमएस लिखेंगे, वी नॉट लिखेंगे तो वी नॉट लिखेंगे। ठीक है, यस सर। सीट निकालो सब लोग, ओम बोलो। सर वो आपने शॉर्ट ट्रिक बताया ना कि नीचे पे चेक करेंगे तो सिर्फ इक्वेशन निकालने के लिए है ना, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो जे ऊपर। देखो इन सारी बातों में महसूस किया ना बेटा तुम कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जेड। अगर जेड का तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर सही से फॉर्म कर लिया, हाँ जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर सही से फॉर्म कर लिया है ना, तो फिर तुम अब तो बाकी तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है ना। अभी तो तुम बस देख वो लो, मान लो इक्वेशन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है ना। बोलो बोलो, वो इक्वेशन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, उसके बाद तो जे ऊपर हाँ। लेके ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वही पूछना था। ठीक है। जैसे कि मान लो कभी कभी, छोड़ो कल ही बात करेंगे उसके बारे में, छोड़ो अभी डिस्कस करते हैं। निकालो बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 निकाला जाए। एक्सरसाइज 1 में क्या दिया था मैंने, पार्ट 3 दिया था, क्या दिया था? एक्सरसाइज 1 58 में मैसेज है। इतना सारा मैसेज कैसे है भाई, 58 मैसेज। ऋषि सोनी, बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही बच्चा। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 1 में क्या करना है, पार्ट 3 करना है। लिखा है सेक्शन आई जे के, कुशल। यस सर, आई जे के। एक्सरसाइज 1 में निकालो, आई में सेक्शन आई निकालो। बोलो I1 to I5 पूछना है कोई? I1 to I5 किसी को पूछना है? मैं सभी को अनम्यूट कर दे रहा हूँ, है ना। लिखो नहीं, सिर्फ पूछना। अब फिर चैट मत, चैट ऑफ कर दूंगा मैं, चैट ऑफ कर दे रहा हूँ। तुम लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ये हल्ला बिल्कुल नहीं मचाना बेटा। हाँ, अब बोलो I1 to I5 पार्ट 1 में। I4 I4 I2। तो I2 एंड I4 देखो बच्चा, सबसे पहले I2 देखा जाए। I2 कहता है बेटा कि a solenoid of resistance 50 ohm and inductance 50 Henry is connected to a 200 volt battery। कहता है बेटा एक सोइनवाइड मान लो बेटा, सोइनवाइड का रेजिस्टेंस है बेटा 50 ओम, इंडक्टेंस हमारा है बच्चा 80 हेनरी, है ना, और सेल का ईएमएफ हो गया बेटा 100 वोल्ट। ठीक है, ये 200 वोल्ट है। अब कहता है बेटा सवाल में, हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच 50% ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम वैल्यू। कहता है बेटा कितने समय के बाद करंट मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं बच्चा, खुद से करो। I4 देखो, अब पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, हाफ एल आई स्क्वायर। सर I4 देखो बच्चा, I9 I7 देख लेते हैं। I8 का सी। पहले I4 रुको। I4 पे कहता है कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। फिर कहता है बेटा कनेक्टेड अक्रॉस ए 0.4 वोल्ट बैटरी। ठीक है, द करंट इन द कॉइल इज 63 मिली एम्पियर 1 सेकेंड आफ्टर द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। कहता है बेटा करंट हमारा आ गया 63 मिली एम्पियर, कितने समय के बाद आया है? ये आया है बच्चा 1 सेकेंड के बाद, टाइम 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो सवाल कहता है इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। यही बेटा बताने के लायक सवाल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आ जाएगा आंसर। सर I9 I7 किसने बोला था? I8 का सी देखो I7
I7 कहता है बेटा इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी है बच्चा, और कहता है रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक, इज कनेक्टेड अक्रॉस ईएमएफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट जोड़ दिया, फाइंड DI by ET एंड LDI by ET एट t बराबर 50 सेकंड। ये कौन सा देख लिया मैंने? नहीं सेम था ना, रुको सवाल कहता है रेजिस्टेंस 10 ओम था, इसमें रेजिस्टेंस था बेटा 10 ओम, इंडक्टर कॉइल 20 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस हमारा हो गया 20 ओम, जॉइंट अक्रॉस ए आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, ठीक है। तो कहला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या दिक्कत है बेटा? इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ क्या लिखते हो? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर। ये बच्चा LDI by ET कितना होता है? ये होता है ना xi टू द पावर e पावर माइनस t बाई टू। तुमको पूछा है इसका रेट ऑफ चेंज, इसका डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस xi बाई टू e टू द पावर माइनस t बाई टू। वैल्यू पुट करो, आ जाएगा इसमें। अच्छा 8 नंबर किसी ने बोला था क्या? सी नंबर I8 का सी, I8 का सी देखते हैं बच्चा। I8 में I8 कहता है बेटा कंसीडर द सर्किट सो इन द फिगर में सर्किट दिख गया, ठीक है। अब कहता है फाइंड द करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, पूरा करना पड़ेगा। देखो फाइंड द करंट थ्रू बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम स्विच एस इज क्लोज, एस क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद। तो स्टेडी स्टेट करंट बेटा निकाल लिया होगा, ये तो आसानी है। बी पार्ट कहता है बेटा सपोज द स्विच इज ओपन एट t इक्वल टू 0, जब स्विच ओपन कर दोगे t बराबर 0 पे, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? अब कहता है फाइंड द करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। अरे बच्चा देखो, अगर तुमने स्विच को डिस्क्लोज कर दिया, तो स्विच को क्लोज कर दिया, तो कैसा बच्चा सर्किट? ऊपर में हो गया बेटा R2, है ना, नीचे हो गया बेटा R1, और ये हो गया बेटा इंडक्टर, बोलो, है ना, ठीक है। तो तुम फर्स्ट पार्ट में I0 निकाल चुके हो, सेकेंड पार्ट में टाइम कांस्टेंट निकाल चुके हो, बोलो बेटा। एक मिनट, तो बैटरी है नहीं, तुम फर्स्ट पार्ट में बैटरी निकाले हो ना बेटा, है ना। इंडक्टर से करंट क्या हो जाएगा? अच्छा आइडियल सेल है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो I0 इक्वल टू, छोड़ो सी पार्ट के लिए बेटा I0 क्या होगा? इंडक्टर से बेटा स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा? xi बाई R1, बोलो होगा, बोलो। स्टेडी स्टेट करंट इंडक्टर वाले से xi बाई R1 होगा बेटा, ठीक। अब कहता है बेटा एक टाइम कांस्टेंट, तो इस सर्किट में क्या होगा बेटा? अब डीके होगा ना करंट, और जब डीके होगा तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना बचता है करंट? 37% ऑफ I0, इसका मतलब 0.37 xi बाई R1, बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो I9, ये कहता है बेटा ये सुपर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस R हैज सेल्फ इंडक्टेंस L। कहता है बेटा एक लूप लो, इसका रेडियस है बेटा R और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। A uniform and constant magnetic field B is applied perpendicular to the plane of the loop. Initial current in the loop is 0. The current is rotated about its diameter by 180 degree. Find the current in the loop after rotation. देख बच्चा, तो क्या कहोगे इसमें? अगर तुम 180 डिग्री घुमा दिया तो कितना होगा बेटा फ्लक्स में चेंज? फ्लक्स में चेंज कितना हुआ? तो बोलोगे B इंटू पाई R स्क्वायर इंटू 2, बोलो बेटा, होगा? बोलो यस सर। अब मुझे कोई बताओ, ये जो मैंने लिखा चेंज इन फ्लक्स, वो किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है? दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? मेरा माइक ऑन है। खुद के नहीं बच्चा, दूसरे के। जब फ्लक्स तुम B इंटू एरिया बोल रहे हो ना बेटा, तो दूसरे के, समझा? यस सर। ठीक है। अब कहेंगे क्या है बेटा? सुपर कंडक्टर है ना, सुपर कंडक्टर में फ्लक्स चेंज करना पॉसिबल नहीं, वो कॉम्पेंसेट कर देगा ना उसको, बोलो। तो देखो बेटा जितना बाहर से चेंज करेगा
उतना वो खुद से चेंज कर लेगा। खुद से चेंज कर लेगा मतलब एल डेल्टा आई। बोलो बेटा, सुपर कंडक्टर में अगर खुद के फील्ड का बोला जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस का फ्लक्स क्या बोलते हो? एल इंटू आई बोलते हो ना। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? एल डेल्टा आई। इसको बोल देंगे बेटा एल ऑफ फाइनल करंट आई, इनिशियल करंट जीरो। फाइनल करंट आई, इनिशियल करंट जीरो। इसका मतलब आई कितना हो गया बेटा? तो 2b पाई आर स्क्वायर बाई एल हो गया। समझ गए? जितना एक्सटर्नल फ्लक्स चेंज करेगा उतना वो खुद भी चेंज करके कॉम्पेंसेट कर देगा। सर कॉन्सेप्ट I11 देखो बच्चे 11 में देखो बच्चा I11 कहता है इन द सर्किट shown S1 and S2 are switches. S2 remain closed for a long time and S1 open. Now S1 is also closed. S1 भी close कर दिया। S1 भी close कर दिया। Just after S1 is closed, the potential difference V across R and di by t in L. अरे बेटा तुमको ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने यार, क्यों पूछ रहे हो मुझसे तुम्हें सवाल? सर आंसर नहीं चेक आ करो, रहा। एकदम आएगा आंसर। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, नोट चेक करो। आगे बोलो बच्चा, सेक्शन जे में, सेक्शन के में नो डाउट K2. K2. The circuit shown in the figure is in a steady state with switch S1 closed. अब कहता है at t बराबर 0 S1 is open, S2 is closed. देखो बच्चा, सबसे पहले क्या कहता है? सर्किट shown in the figure is in a steady state with switch S1 closed. S1 हमने क्लोज कर रखा है, S1 क्लोज कर रखा है बेटा, और स्टेडी स्टेट में आ चुका है। इसका मतलब जो C1 कैपेसिटर है बेटा, वो C1 कैपेसिटर फुल्ली हो चुका है चार्ज। बोलो, C1 कैपेसिटर फुल्ली हो चुका है चार्ज। तो C1 कैपेसिटर में फुल्ली चार्ज कितना आ चुका है? तो फुल्ली चार्ज चुका है कि दो है ना बेटा पैरेलल सीरीज में, सॉरी। तो बोलो बेटा सीरीज में कितना होगा C इक्विवेलेंट? बोलो 3 into 2 by 3 plus 2, 3 into 2 by 3 plus 2 कितना हुआ? 1.2 into 20, 1.2 into 20, 24 माइक्रोकूलम। बोलो बेटा ऐसा चार्ज आ चुका है इसके ऊपर। अब कहता है बेटा, अब कहता है क्या? t बराबर 0 पे S1 खोल दिया बैटरी और डाउन। S2 क्लोज कर दिया, तो बैटरी बाहर निकल गया बेटा। ये कौन बेवकूफ आदमी है? हाँ सॉरी, आदमी तो नहीं है, गधा है वो। बेटा गधों की फौज यहाँ पे नहीं, जल्दी बाहर निकल जाओ, है ना। मतलब अजीब इडियट है भाई। ये देखो, मतलब ये एक ऐसा लड़का है जो चाहता है कि मैं सबको म्यूट कर दूं। मतलब इसको इस बात से जलन हो रही है कि बाकी सब सीख रहे हैं, है ना। क्योंकि उसको पता है कि कुछ नहीं कर सकता वो। सीटी मार रहा है तो क्या कर रहा है, नालायक कहीं का। आइडेंटिफाई कर पाए कौन है? सर राजा कुमार नाम है इसका। कुमार से, राजा कुमार। इसके पहले वो करण नाम का बच्चा भी कर रहा था। यस सर। निकाल दो। ध्यान मत दो, सर आप पढ़ाओ, सर आप पढ़ाओ, ध्यान मत दो। सर निकाल दो, सर निकाल दो। जी इडियट लोग हैं यार। तो इस 12th में आकर के भी हालत है इन लोगों का। हाँ सोचो जब ऑनलाइन में हालत होगी, बच्चे यही सब बच्चे होते हैं बेटा जिनके वजह से कोटा को लोग बदनाम करते हैं। क्योंकि कोटा बहुत से लोग बच्चे पढ़ने आते ही नहीं है। वो कोटा आते हैं इसलिए कि माँ बाप से आजादी पा सके, माँ बाप के बंधनों से आजाद हो सके, इसलिए कोटा आते हैं।
और यहाँ आके मस्ती काटते हैं खाली। अजीब नालायक है भाई। देख बच्चा कहता है t इक्वल टू 0, S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। कहता है फाइंड द फर्स्ट instant t when the energy in the inductor becomes 1/3 of that in capacitor। बोलो बच्चा, अभी वाले कंडीशन में सारा एनर्जी किसके पास है बेटा? अभी हमारा बेटा सारा एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास है। कैपेसिटर के पास है। ठीक है बच्चा, अब सुन ध्यान से। कहता है बताओ पहली बार जब इंडक्टर की एनर्जी है ना, एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी 1/3 ऑफ कैपेसिटर होगी, इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर की 1/3 होगी। इसका मतलब अगर इसकी एनर्जी मैं U बोलूं है ना बेटा, तो इसकी एनर्जी होनी चाहिए कितनी बताओ? 3U। बोलो यस सर। ये ना होना चाहिए। Yes, और sir. बेटा हमको पता है कि सिस्टम में एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। इसका मतलब पूरी एनर्जी कितनी हो गई? 4U। 4U इक्वल टू कितना बच्चा? ऐसे कर लो, इसके U कर लेते हैं, इसको U/3 कर लेते हैं, तो 4U/3 बराबर इसका Q²/2C बेटा, है ना। तो 24 10⁻⁻6 का स्क्वायर है, छोड़ो चलो, या फिर Q0²/2C बोलो बेटा, बोलेंगे? बोलेंगे बच्चा? यस सर। ध्यान देना सब लोग। 4/3 इंटू U क्या था बेटा? इसका एनर्जी ना, Q²/2C बराबर Q0²/2C। इसका मतलब बराबर Q बराबर √3/2 Q0। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. क्लियर है? अब बताओ स्टार्टिंग कहां से हुआ था? इस पे चार्ज था मैक्सिमम, है ना बच्चा? हाँ, और sir. फिर कितना भी होना है चार्ज? Q0 इंटू √3/2। बोलो यस सर। Yes, sir. होगा? ठीक। अब बताओ बेटा, अगर चार्ज मैक्सिमम है, इसका मतलब कहाँ है पार्टिकल? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहाँ है पार्टिकल? 5/3 पे। एक्सट्रीम में सर एक्सट्रीम 5/2 पे मतलब कितना फेज? 5/2 फेज है। और यहाँ कितना फेज है बेटा? √3/2 का मतलब sin 60। √3/2 का मतलब बेटा sin 60। इसका मतलब कितना फेज? π/3। π/3। इसका मतलब चेंज इन फेज कितना हुआ? 5/6 π/6। चेंज इन फेज क्या होता है बच्चा? ओमेगा टी। निकल गया। ओमेगा बराबर कितना? 1/√. सर बोलो बच्चा, सर्किट में दिक्कत है? देखो बेटा स्टार्टिंग से सर्किट तुम्हारा ये था ना, बोलो ये था ना बच्चा, बोल। ये था स्विच और यहाँ था स्विच, ठीक। तो देखो बेटा स्टेडी स्टेट में आएगा तो कैपेसिटर वाले से दोनों में सीरीज सर्किट, दोनों का निकाल लिया मैंने C इक्विवेलेंट, है ना। अब इन दोनों पे चार्ज आएगा बेटा, बोलो बराबर चार्ज आएगा, सीरीज में है तो इस पे चार्ज कितना होगा? तो C इक्विवेलेंट इंटू V। निकल गया, ठीक है। तो सर्किट में इनिशियल चार्ज निकल गया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, बस इतना काफी समझने के लिए था बेटा कि इस क्वेश्चन में कहता है कि इसकी एनर्जी इसका 1/3। इसका मतलब इसकी एनर्जी अगर Q²/2C है और इक्वल टू U है, तो U + U/3 पूरे सिस्टम का एनर्जी होना चाहिए। जो पहले था उससे मैं निकाल लिया चार्ज का रेशियो, चार्ज का रेशियो निकाल लिया, मैं निकाल लिया कि इतना चार्ज चेंज होने में कितना समय लगेगा, है ना। आगे बढ़ो। K3 K1 का D K3C में इसी में बोल रहे हो K1 का D? सर K3 K1 ठीक का है। D K1 का D देखो बेटा, पहले K1 कहता है LC सर्किट कंटेन्स ए 20 मिली हेनरी इंडक्टर and 50 microfarad capacitor with an initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit be closed at t बराबर 0. D कहता है बेटा
At what time the total energy is shared equally between the conductor and the capacitor? बच्चा, दोनों में अगर एनर्जी बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों में एनर्जी आधी आधी हो गई। बोलो, दोनों में एनर्जी अगर बराबर हो गई, इसका मतलब दोनों में एनर्जी आधी आधी हो गई। और अगर दोनों में एनर्जी बेटा आधी आधी हो गई है, इसका मतलब चार्ज 1/√2 हो गया। ठीक है बच्चा, चार्ज 1/√2 हो गया। चार्ज 1/√2, इसका मतलब कितना फेज चेंज कर गया? π/4 ना। अब 2K3 में रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड। दे दिया फ्रीक्वेंसी का रेंज। इफ इट्स एलसी सर्किट has effective inductance of 200 microhenry, what must be the range of its variable capacitor? अगर दो फ्रीक्वेंसी दी है ना, इन दो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके लिख दो दोनों फ्रीक्वेंसी को 1/2π√LC। अब ये लिख करके तुम सी निकाल लो इसमें। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में सेक्शन आई निकालो, I1 to I5 में has an iron core and is terminal connected across an ideal DC source and it is in steady state. If the iron core is removed, अगर iron core को remove कर दिया जाए, the current flowing through the solenoid just after removal of the rod, कहता है बेटा अगर iron core को remove कर दिया जाए, है ना, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्ट सोलेनॉइड जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ रॉड क्या होगा? ये बात समझ में आई? अगर तुम आयरन को निकाल दोगे बेटा तो क्या होगा? परमिएबिलिटी घट जाएगी बेटा। बोलो, आयरन और लगा हुआ है तो म्यू क्या है? म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू आर को तुम रिमूव कर दिए, इसका मतलब परमिएबिलिटी घट गया। परमिएबिलिटी घट गया, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस घट गया। सेल्फ इंडक्टेंस घट गया बेटा, तो उसको निकालते ही क्या होगा? अचानक करंट बढ़ जाएगा ना बेटा। बोल, फ्लक्स चेंज नहीं करना देगा ना बेटा। L इंटू आई कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर L तुम सडनली कम कर दिए, अगर L सडनली कम कर दिए तो आई बढ़ जाएगा ना अचानक। यस सर। बोलो, लेकिन आई बढ़ने के बाद फिर से वापस में स्टेडी स्टेट आएगा बेटा। बोलो, तो फिर क्या होगा? बढ़ तो जाएगा, फिर उसके बाद घटेगा करंट बेटा। बोलो, बात समझ में आई? शायद नहीं आई। फिर से देखो, स्टेडी स्टेट करंट क्या बोलते हैं बेटा? बोल जाहिर भाई यार ना, इसका मतलब स्टेडी स्टेट करंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि कितना कितना इंडक्टेंस है? नो सर। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ना। तो सर्किट में तेरा स्टेडी स्टेट करंट इतना आ गया, ठीक है। अब तुमने इंडक्टर में से उसको बाहर निकाल लिया। जैसे ही बाहर निकाल लिया तो अचानक करंट कितना बढ़ के हो गया? I नॉट इनटू n। बोलो बेटा, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? समझ में आया ना? यस सर। क्योंकि इंडक्टेंस घट गया बच्चा। इंडक्टेंस घट गया तो करंट बढ़ गया, लेकिन दोबारा फिर से आ गया ना बेटा स्टेडी स्टेट। फिर से आएगा स्टेडी स्टेट तो कितना होगा? वैल्यू घटेगा ना फिर उसके बाद। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर ना बेटा। आगे पूछो। सर इंक्रीजेस जस्ट आफ्टर रिमूवल। सेक्शन आई में I7। हाँ सर I5 डाउट है क्या? ए है। I5 कैंसिल तो ये दिया हुआ। अच्छा जस्ट आफ्टर है, सॉरी। ठीक है ठीक है, जस्ट आफ्टर लिखा ना। यस सर, जस्ट आफ्टर मतलब इसी की बात कर रहा है वो, है ना, उसके बाद नहीं कहा। समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले। I9 तक। I7। 7 देखो बच्चा, बैटरी ऑन द फिगर इज आइडियल। बैटरी हमारा बेटा आइडियल है। द वैल्यूज आर Z10 वोल्ट, R 5 ओम, L 2 हेनरी। इनिशियली द करंट इन द इंडक्टर 0 है बेटा। तो करंट थ्रू बैटरी 2 सेकंड के बाद क्या होगा? देखो तो I7 में कहता है बच्चा, देखो ये हमारा सेल कितना वोल्ट है बेटा? 10 वोल्ट। अब देखो बेटा ये रेजिस्टेंस,
ये रेजिस्टेंस हमारा है R और ये हमारा है बेटा इंडक्टर। देखो तो रेजिस्टेंस तुमको दिया है बेटा 5 ओम और ये दिया है 2 हेनरी। तो गौर करने वाली बात यह है बेटा कि सेल का तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। बोल बच्चा, इसका मतलब अगर इसको मैं 0 वोल्ट मान लूं तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये हमारा 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट हमेशा। बोलो बोलो बच्चा। इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है बेटा। 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट आएगा इसमें। यस सर। और अगर इंडक्टर की बात मैं करूं बेटा, इसको बोल दूं मैं कैपिटल आई, तो क्या कहोगे? di/dt into 2 is equal to 10। इसका मतलब di/dt is equal to 5 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब I बराबर हो गया बेटा 5t में। बोलो यस सर। तो 2 सेकंड के बाद क्या बोलेंगे करंट इसमें हम लोग? 10 एम्पियर। t इक्वल टू 2 सेकंड बेटा, तो I हो गया 10 एम्पियर, है ना बेटा। तो ये 10 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो यहाँ से कितना आएगा? 12। ठीक है बच्चा। I9 देखो, इंडक्टर कॉइल स्टोर्स। तो बहुत सिंपल है बच्चा, ये बहुत सिंपल है। खाली जो दिया है ना उसके फॉर्मूले से L निकाल लो, I निकाल लो। ठीक है, L निकाल लो, R निकाल लो। I9 में 8 देख लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है बेटा 50% of the maximum value then stored energy in the inductor coil in the given circuit at that instant will be। कहता है बेटा जिस समय इंडक्टर में एनर्जी बेटा 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसी समय एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल इन द सर्किट एट दैट इंस्टेंट विल बी। उस समय क्या होगा? देखो बेटा 8 नंबर सवाल में ये हमारा इंडक्टर और ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर और ये सेल। तो देखो बच्चा फिर से वैसे ही सवाल हो गया ये, है ना, कि देखो 2 वोल्ट जो हमारा है तो इसको अगर 0 मान लो, यहाँ 0 मान लो तो ये भी 0 वोल्ट बेटा, और ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, है ना। इसका मतलब इसमें जो करंट आने वाला है बेटा, ये करंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये कभी बदलेगा ही नहीं, है ना। तो पैरेलल सर्किट ऐसा हो गया बेटा कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 वोल्ट है। इसका मतलब ऐसे जैसे कि इसके क्रॉस एक सेल लगा हुआ हो, है ना। अब सिंपल तुम इस सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। I बराबर I0 e टू द पावर माइनस टी बाई टो। इसके लिए xi इक्वल टू xi0, b इक्वल टू xi e टू द पावर माइनस टी बाई टो। 50% हो गया बेटा EMF। इसका मतलब टाइम हो जाएगा कितना? tau ln2। ठीक है, उस समय इसमें करंट निकाल लो, और जब करंट निकाल लोगे तो एनर्जी भी निकल जाएगा। ठीक है, जे में आ जाओ। J3 J4 two coil of self inductance 10, 100 and 400 are placed very close. Find the maximum mutual induction between the two when 4 ampere current passes through them। देख बच्चा, मैक्सिमम की बात करोगे तो क्या लिखोगे? रूट ओवर L1 L2 होगा। K बराबर M बराबर रूट ओवर L1 L2। K की वैल्यू 1 कर लेंगे, है ना। तो 4 एम्पियर करंट से कोई मतलब ही नहीं है बच्चा। ठीक है, J4 देखो, a long straight wire is placed along the axis of a circular ring of radius r। The mutual inductance of the system is 0 ना बच्चा, फ्लक्स बनेगा ही नहीं। स्ट्रेट वायर का जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है बेटा, उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग एक रिंग रख दिया, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सर्किल को क्रॉस करेगा ही नहीं, तो फ्लक्स ही नहीं बनेगा बेटा। तो 0 1 सर। क्या बताओ? K2 Sir, K2. K2 देखो, in the given LC circuit, if initially capacitor C has charge Q on it and 2C at charge 2Q, the polarities are shown in the figure, then closing after। बताओ तो बेटा, इन दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि अलग है?
सेम सर। सेम है ना? इसका मतलब आपस में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, नो यस सर। सर। आपस में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना बेटा? और दोनों पैरेलल में ही है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो दोनों को कंबाइन करके एक कर दो कैपेसिटर। सर तो एक कैपेसिटर कितने का हो गया? 3C का हो गया। यस एक कैपेसिटर 3C का हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q बाई C। बोलो, एक कैपेसिटर 3C का और पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C। यस सर। अब देखो पहला ऑप्शन कहता है एनर्जी विल बी गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द कैपेसिटर। गलत ना बेटा? आपस में चार्ज फ्लो नहीं करेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बी इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन द इंडक्टर विल बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था बेटा हम लोग का? Q बाई C ना? यस सर। उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का भी होगा, बराबर L di बाई dt। यस सर। बोलो, तो di बाई dt की वैल्यू इतनी नहीं आएगी बेटा, गलत है ये। मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर, तो सारी की सारी एनर्जी भेज दो इंडक्टर में। तो पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी 2Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 2C। ये दोनों ऐड कर दो, इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। ठीक है आगे बात समझ में? यस सर। K3 कर लोगे अब तो तुम? यस सर। यस सर। तो चलो बच्चा इतना ही है जी कि आज के लिए। कल के लिए बता देते हैं होमवर्क। कल के लिए क्या बच गया हम लोग का? देखो और एडवांस का बच एक्सरसाइज रहा 3 है। पार्ट 2 दिया था ना मैंने। यस सर। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 दिया था मैंने, है ना? और एक्सरसाइज 2 पूरा हो चुका है क्या हम लोग का? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बचा हुआ इसमें सिर्फ। यस सर। तो ठीक है, चलो ऐड कर, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ऐड कर दिया। ठीक है, चलो कर लो इसको। चलो बच्चा बाय। कुछ प्रैक्टिस करने दे रहे थे सर। बोलो बोलो सर एसी करंट का कुछ प्रैक्टिस करने दे रहे थे, यार थोड़ी कम कर लेते क्वेश्चन सर। एक कम कर लिया जाए, चलो एसी का दे दो सर। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से 10 कर लो बेटा, है ना? यस और एसी का एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए और बी कर लो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा, चल पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सर? हाँ दोनों पार्ट बच्चा, कम ही क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं, चिंता मत कर। सर K2 में एक डाउट था। क्या पूछो? सर K2 में आपने कहा था कि इन कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, लेकिन सर इनकी अगर एनर्जी देखे तो वो उनमें तो डिफरेंस आ गया ना सर, फिर चार्ज तो फ्लो बिल्कुल सही बात, डिफरेंस है तो आगे बोलो। सर डिफरेंस है, जब चार्ज तो फ्लो करेगा ना सर, आपने कहा नहीं क्यों करेगा। चार्ज क्यों फ्लो करता है? दो बॉडी के बीच चार्ज क्यों फ्लो करता है? सर उनकी पोटेंशियल एनर्जी जब तक सेम नहीं हो तब तक नहीं, पोटेंशियल सेम ना हो तब तक एनर्जी नहीं बच्चा, समझा? चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, एनर्जी की वजह से नहीं। हाँ 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 यस सर, हाँ सॉरी सॉरी सर।